ये क्वेश्चन है CSIR सितंबर 2022, क्वेश्चन आईडी 378। ओके, लीनियर अलजेब्रा का। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट u एंड v विद द सब स्पेसेस ऑफ r³ डिफाइंड बाय। ये दो आपको सब स्पेसेस दिए गए हैं r³ के, पहला u दिया गया है एंड v दिया गया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चंस में ये जो ऑप्शंस हैं ये किस बारे में बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TR³ टू R³ सच दैट TU इक्वल टू V। तो चारों ऑप्शन में बेसिकली पूछा क्या गया है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R³ से R³ में होगा जो TU को V में मैप करे। और ऐसे ही कुछ पूछा है, बस एग्जिस्टेंस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको याद दिला दूं। हमने क्लास में पढ़ी थी, क्या था, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू बी अ बेसिस ऑफ V। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है V, उसके कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है आपका, तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप। जैसे S कोई आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, राइट, S लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो S में जैसे 4 वेक्टर्स हैं, मान लीजिए, मैं उदाहरणार्थ आपको एक वो ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, R5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कोई 2 वेक्टर्स वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, 2 वेक्टर्स वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो इसमें आप और 3 वेक्टर जोड़कर, क्योंकि इसकी डायमेंशन 5 है, और 3 वेक्टर्स जोड़कर क्या कर सकते हैं, ऐड करके इसको बेसिस बना सकते हैं R5 का, और इसी को बोलते हैं एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू बी अ बेसिस ऑफ R5, ठीक है। और ये एक हो गया। और दूसरा दूसरा क्या है कि एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीनियर अलजेब्रा में हमने पढ़ा था, V से W में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसको कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं आप, बस आपको बेसिस में इमेज पता होनी चाहिए, केवल बेसिस में है कि यहाँ का कोई भी बेसिस लीजिए, उस बेसिस की जो इमेज है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं जो यूज करूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए आपके पास कोई 2 वेक्टर स्पेस हैं, U और V, ठीक, और उनके बेसिस हैं V1 और V2, और आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए V1 से V2 में, कोई भी फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, V1 से V2 में अगर ये सरजेक्शन है तो आप क्या पाएंगे, एक लीनियर मैप एग्जिस्ट करेगा V से W में, जो सरजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर ये इंजेक्टिव है तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा जो इंजेक्टिव होगा V2W में, ठीक है। बस इसी का एक्सटेंशन होता है लीनियर एक्सटेंशन, लीनियरली उसको एक्सटेंड करते हैं। अगर बाइजेक्टिव है V1 से V2 बेसिस में, B1 से V2, तो फिर वो जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने निकाला है वह भी बाइजेक्टिव ही होगा, ठीक है। ये सब पढ़ा होगा। अगर ये 2 चीजें आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार आपका पूछा गया है। एंड बहुत चीजें इसमें सिमिलर हैं, देखिए डायमेंशन भी इसमें लगेगी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें लगेगा, ठीक है, बहुत सी चीजें लगेंगी। अब देखो, सबसे पहले हमें R³ से R³ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। देखो, इसको एक सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप इसके बेसिस निकालो, राइट। बेसिस आप आराम से निकाल सकते हो, 3 एलिमेंट मिलेंगे आपको, 2 एलिमेंट मिलेंगे। अच्छा, मुझे कोई बच्चा बताए U और V की डायमेंशंस क्या है, हालांकि मैंने लिखी है फिर भी आपको पता है ना, ये 2 2 है, 2 2 हाँ 2 2 2 2 क्यों, क्योंकि ये है, देखो इसमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 है, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करते होंगे, और इसमें भी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 है, ठीक है। तो दोनों की डायमेंशन 2 है, वो बड़ा आसान है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरा, आप में से कोई बताएगा कि इनमें कॉमन वेक्टर होगा U और V में, U और V में कोई कॉमन एलिमेंट होगा, नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो तो कॉमन होगा ही दोनों में, दोनों सब स्पेस में नॉन जीरो एलिमेंट होगा, बताओ कोई, जिसको भी आ रहा है। पूजा, will there be a non-zero element in U and V which is common to both? yes, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई इनमें कॉमन एलिमेंट होगा दोनों में, ठीक है, कॉमन एलिमेंट होगा तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब आपको बस केवल इतना निकालना है, क्या इसका कोई कॉमन नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम का, ये पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन, यस और नो? दो इक्वेशंस हैं आपके पास, होमोजेनियस सिस्टम है, यस। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि ये 3 अननोन से हैं आपके पास, इक्वेशन से 2 हैं, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, n माइनस आर, राइट। अब इसकी रैंक जो भी आएगी n माइनस आर होता है, वो आप देखेंगे, लेकिन इसमें कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर तो होगा ही। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
जैसे इसकी रैंक लेते हैं ना आप मैट्रिक्स की, ऐसे करते हैं 2 3 4, लीनियर अलजेब्रा जब सॉल्व करते हैं 1 2 5 ऐसे होता है। तो और ये सिस्टम है आपका, ऐसे समझिए इसको। अब इसकी जो आगे वाली की रैंक है कितनी है, देखो इसकी 2 रैंक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे इस सिस्टम के, वो 3 - 2 इक्वल टू 1 होंगे। n - r होता है, अगर 1 होंगे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब है कि यहाँ इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है। उस कॉमन सॉल्यूशन का नाम बीटा 1 रखिए, ठीक है, उसको हम बीटा 1 बोलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो बीटा 1 आपके पास है, और ये एकदम बड़ी आसानी से भी पता चल सकता है कि इसमें एक कॉमन एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि आप अभी आप लोगों ने बोला। दूसरा तरीका देखें कि डायमेंशन ऑफ यू 2 है, डायमेंशन ऑफ यू 2 है, एंड डायमेंशन ऑफ वी भी 2 है ना। तो डायमेंशन ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ वी इज माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन वी, है ना। तो देखो ये, इसको अगर आप करोगे तो इधर वाला डायमेंशन ऑफ यू प्लस वी तो ठीक है, इधर 2 + 2 माइनस, अगर ये जीरो नहीं आ सकता, ये डायमेंशन u इंटरसेक्शन v जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो आएगा तो इधर वाले u प्लस v की डायमेंशन 4 हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती है, क्योंकि वो भी एक r³ का ही सब स्पेस है। तो कम से कम एक तो उसकी होनी चाहिए, और एक ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि u और v अलग अलग सब स्पेसेस हैं। समझ गए आप मेरी बात? यहां तक क्लियर? ये दो तरीके हैं देखने के कि इसमें एक कॉमन नॉन जीरो वेक्टर होगा। अब क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, इतनी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से। अब देखिए, अब बड़ी आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मेरे पास डायमेंशन u है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक बेसिस, मेरे पास ये बीटा 1 दोनों में नॉन जीरो वेक्टर, ये u में भी है और ये v में भी है, तो इसमें एक वेक्टर ऐड करूंगा बीटा 2, और इसमें भी एक वेक्टर ऐड करूंगा गामा 2, इनको बेसिस बना दूंगा u और v का, ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो b1 बेसिस बन गया u का, v2 बेसिस बन गया किसका, आपका v का, ठीक है। अब ये बेसिस है तो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों सेट को आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो टू बी अ बेसिस ऑफ r³, क्योंकि दोनों सेट r³ के सबसेट है ना, और ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर से इनमें एक एक वेक्टर ऐड करके आप क्या बना दीजिए, इनको r³ का बेसिस बना दीजिए। ये अब आपके पास r³ का बेसिस आ गया। r³ का बेसिस जब आपके पास आ गया, तो अब इसी से आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और ऐसा हमने क्यों निकाला है इस तरीके से इन बेसिस को, आप अभी जानेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आवश्यकता है बड़ी इसकी, ठीक है, इस प्रकार के बेसिस की। तो अब मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन डिफाइन करता हूं। देखिए क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं उनमें ये लगेगा कि बीटा 1 को बीटा 1 पे भेजता हूँ, बीटा 2 को गामा 2 पे भेजता हूँ, एंड बीटा 3 को गामा 3 पे भेजता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया, तो इससे आपका क्या आएगा, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा r³ टू r³, 1 1 on 2, ठीक है। बेसिस से बेसिस में आपको बस एलिमेंट को मैप करना होता है कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वो जो क्या कर रहा होगा, टी बीटा 1 की इमेज बीटा 1 दे रहा है, इसी की और की इमेज क्या दे रहा है, टी बीटा 2 की इमेज क्या दे रहा है, बीटा 2 दे रहा है, बीटा 3 की इमेज गामा 3 दे रहा है, ठीक है। तो अब पहला वाला ऑप्शन देखिए, there exists an invertible linear transformation t r³ to r³ such that tu equal to v। अब आप बताइए ये सही है या नहीं है। मैंने पूरी रेसिपी तैयार कर दी है क्वेश्चन के सॉल्व करने की, अब आप लोग निकालेंगे आंसर। बताओ पूजा, फर्स्ट करेक्ट है कि नहीं? हाँ करेक्ट है। अच्छा, क्यों है करेक्ट? चलो, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये वाला टी हो गया, ठीक है, यही वाला टी है, क्योंकि ये बेसिस से बेसिस में 1 1 on 2 है, तो r³ टू r³ ये 1 1 on 2 होगा, तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्या ये tu की इमेज v देगा? हाँ, क्यों? देखो हमने u के बेसिस को कहाँ मैप किया है, v के बेसिस में मैप किया है 1 1 on 2, राइट। तो ये बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 1 गामा 2, ये एक, जैसे आप इसको रेस्ट्रिक्ट करोगे ना u टू v में, तो ये u टू v क्या बनेगा, 1 1 on 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। तो ये tu की इमेज v देगा, और आप इसको घर में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों देगा, जैसे देखो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए u का कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर u का, वो क्या लिख सकते हो आप, a1 बीटा 1 प्लस v बीटा 2, इस तरीके से लिख सकते हो ना। देन आप इसको क्या करेंगे, देखिए इसकी इमेज क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, ए टी बीटा 1 प्लस बी टी बीटा 2, ठीक है। अब ऐसे समझिए, किसी भी u का वेक्टर है, और ये कहाँ का वेक्टर होगा आपका, ये v का वेक्टर होगा। क्यों होगा v का वेक्टर, क्योंकि ये a t बीटा 1 की इमेज क्या है आपके पास, बीटा 1 है, और b बीटा 2 की इमेज गामा 2 है। अब ये
कहाँ का वेक्टर आया, देखिए ये v का वेक्टर आया और ये v के सारे वेक्टर से आएंगे, ठीक है। कोई भी v का वेक्टर ऐसे ही लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि v का जो बेसिस है, v का जो बेसिस है वो v2 है, ठीक है। तो ऑन टू भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब ये जो मैंने पहले चीजें की ना, ये पहले मैंने ऑप्शन पहले से पढ़े हुए हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें मैंने पहले की हैं। पहले आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि करना आखिर ऐसा हमें क्यों है, क्यों यू के बेसिस निकालने, क्यों वी के बेसिस निकालने, राइट। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब आप दूसरा ऑप्शन बताइए, यस और नो, बताओ जिसको आता है बताओ, यस और नो। नो, व्हाई? मतलब ये भी मतलब ऑप्शन 1 से ही ट्रू होगा, तो वहां पे टी यू इक्वल्स टू वी है, तो ऐसे अगर वी से स्टार्ट किए तो टी वी इक्वल्स टू यू आ जाए। ओके शाबाश, क्योंकि यू और वी को इंटरचेंज कर लो बस इस रोल में ना, जो अभी हमने यहाँ पूरा खेल खेला, उस खेल में आप क्या कर लो, यू और वी को इंटरचेंज कर लो, और बस ये जो एरो है इनको ऐसे कर लो, रिवर्स से कर लो, तो आप पाएंगे कि ये भी पॉसिबल है। लेकिन इसने बोला है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये रॉन्ग है। अब तीसरा वाला ऑप्शन कैसे सोचेंगे, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर क्यूब टू आर क्यूब सच दैट टी यू एंड वी का इंटरसेक्शन नॉन जीरो हो। इसको कैसे सोचना है देखें, एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टी की नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट। इसका मतलब जान लेना, इसका मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो कुछ ऐसी होगी, x माइनस ए एन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ऐसी क्यों होगी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक रियल रूट तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पास होगा ही, क्योंकि टी क्या होगी, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो उसका एक रियल रूट होना ही है। लेकिन ये रियल कोफिशिएंट की लीनियर पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल इरडिसिबल होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात, हमें टी यू और वी का इंटरसेक्शन नॉन जीरो भी करना है, ये भी ध्यान रहे। अगर टी यू और वी का इंटरसेक्शन नॉन जीरो कब हो सकता है, देखो, अगर कोई भी आप इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन लो, कोई भी, ठीक है, सपोज एनी टी इज एनी लीनियर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे होंगे इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी यू इंटरसेक्शन वी इज नॉन जीरो। अब इसको तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों, क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसी चीज मैंने पहले कराई है। टी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बताओ ऐसा क्यों होगा। थिंक सोचो और बताओ। चलो हिंट है आप लोग के लिए, डायमेंशन फॉर्मूला। सर अगर जीरो होगा तो कोई ना कोई वेक्टर कॉमन होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, फिर वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो कोई ना कोई इनके इंटरसेक्शन जीरो होगा तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब नहीं, कुछ भी कॉमन, हाँ, इंटरसेक्शन नॉन जीरो होना चाहिए बोल रहा हूँ ना मैं। क्यों होना चाहिए नॉन जीरो, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा ना, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई। ओ, इन्वर्टिबल क्यों नहीं होगा बताओ फिर। अगर मान लो जीरो है इंटरसेक्शन तो इन्वर्टिबल क्यों नहीं होगा, तो फिर मतलब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक सोच रही हो तुम, का यूज करो। हाँ, टी इन्वर्टिबल नहीं हो जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन बीच की बात तो तुम्हें बतानी होगी। तो पूजा तुम बताओ क्यों होना चाहिए ऐसा, बड़ा आसान है, क्योंकि यू इंटरसेक्शन वी में यू इंटरसेक्शन वी का डायमेंशन एक से बड़ा है, तो फिर यू के पास और वी के पास मतलब उसका बेसिस में एक कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, फिर एक ही जो मतलब ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वहां से ही हो जाएगा। ओ ऐसे बोल रहा है तुम, टी यू का कोई ना कोई एलिमेंट वी के पास जाएगा ऐसा, मतलब यू एंड वी के मतलब तो इसका यू जो एंड वी में कॉमन है, तो लेकिन ये तो टी यू की एंड वी का कॉमन है ना, इंटरसेक्शन है, यू और वी का इंटरसेक्शन थोड़ी है। पर अगर यू का जो मतलब बेसिस होगा, यू का बेसिस और वी के बेसिस में कुछ एलिमेंट आएगा जो कॉमन होगा, फिर टी का राइट,
चलो उसको मतलब वो तो है ही, बीटा 1 रखा है उसका नाम हमने, चलो ठीक है। तो तुम क्या सोचता है, टी बीटा 1 पक्का वी के अंदर होगा फिर वो? लेकिन ये कोई भी लीनियर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊपर वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ किया था उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। देखो इसको बड़ी आसानी से सोचें आप, इतना डिफिकल्ट नहीं है आप जितना समझ रहे हैं। मैंने डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है, ये यू की डायमेंशन 2 है ना, तो टी यू की TU के भी डायमेंशन, डायमेंशन में 2 होगा। हाँ फिर हाँ फिर टी यू की भी डायमेंशन 2 होगी। और मैंने बोला था कि इसको आपको बताना ही है, मैंने आपको ये कहीं बात बताई है, आपको कहाँ बताई थी ये मैंने बात, ये कहाँ सॉल्व किया था हमने ऐसा क्वेश्चन कुछ? अगर u की डायमेंशन 2 है तो tu की भी डायमेंशन 2 होगी। जब हम TFR का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब किया था हमने, तब पूछा था मैंने आपसे। चलो ठीक, 2u की भी डायमेंशन 2 है, v की भी डायमेंशन 2 है। सेम रीजनिंग जो मैंने थोड़ी देर पहले दी थी डायमेंशन फॉर्मूले के लिए, कि इनमें इनका नॉन इंटरसेक्शन यहाँ पे कम से कम 1 होना चाहिए, राइट? अगर तभी, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो मान लो फिर W1 TU को रखना W1 की जगह, V को रखना W2 की जगह, इसकी डायमेंशन 4 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसको ऐसे सोचते हैं। और TU की डायमेंशन 1 इसलिए होगी क्योंकि कोई भी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये फेमस थ्योरम्स हैं लीनियर अलजेब्रा की, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर ही सेंड करता है, बल्कि 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसा करता है, ठीक है? तो ये बात क्लियर होगी। अब लेकिन कोई भी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करेगा, यानी कि जो पहला वाला है ना आपका, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TR³ to R³ सच दैट TU इंटरसेक्शन V इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हो गया, इसका मतलब किसी भी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब आप क्या कोई ऐसा इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं जिसके लिए ये हो? वो आप ढूंढ सकते हैं आराम से। बताओ कौन सा लीनियर मैट्रिक्स के रूप में, बताओ उसको मुझे, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 3x3 की रियल मैट्रिक्स जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रियल रूट से ना हो। बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कई बार किया है हमने। एक तो रियल रूट होगा ही होगा, तो उसको 1 ले लेते हैं, ठीक है? चलो अब मैंने हिंट दे दिया, अब जल्दी बताओ क्या आएगा आगे। 0 1 हम्म, सेकंड रो में 1 0 10 की -10? -1 0। ओके, देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप लोग निकालना है, क्या होगा, एक इसका रूट 1 है, देखो ये वाला, और दूसरी वाली निकालोगे तो वो x² + 1 आएगा। तो ये वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस सेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे सोचना है इसको, ठीक है? अब लास्ट वाला मैंने 3 ऑप्शन आपको करा दिए, अब आप भी कुछ कर लो। लास्ट वाला मेरे को बताओ, there exists a linear transformation T R³ to R³ such that TU equal to V and characteristic polynomial of T vanishes at 1। इसका मतलब है कि T की एक आइगन वैल्यू 1 होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपसे कहूं सच, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है, बस आपको आंसर निकाल देना है इसका, ठीक है? कुछ देख के ही बताओ, फोर्थ वाला। जो कॉमन वेक्टर है U एंड V के, मतलब T बीटा इक्वल्स टू बीटा, ऐसे। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, T β1 = β1। तो इसको देखो, अगर TU = V है, इसके लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं, TU = तो V है, बस T की क्या एक आइगन वैल्यू 1 भी होगी, तो T β1 = β1 है। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स जैसे मानते हो ना आप, AX अगर X होता है तो 1 आइगन वैल्यू होती है, T भी तो एक मैट्रिक्स है 3x3 की, तो इसका मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू 1 है। अगर एक आइगन वैल्यू है 1 है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसने बोला देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, तो x - 1 इनटू बाकी 2 ऑर्डर की क्या होगी आपकी एक मैट्रिक, सॉरी पॉलिनोमियल होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आपका ये भी सही है। अब देखो हमने जो पहले सॉल्व किया था वो β1 को लेने का कारण आप जानते हैं, β1 को हमने क्यों लिया था? मैंने जब क्वेश्चन की शुरुआत की थी, मैंने आपको ऑप्शन पहले पढ़ाए होते तो आप समझ जाते कि β1 में क्यों ले रहा हूं, लेकिन मैंने बोला कि आप ऑप्शन खुद ही पढ़ेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे ना 4 के 4 ऑप्शन से, तब आपको ये बात ख्याल में आएगी कि क्या कोई ऐसा वेक्टर हम ढूंढ सकते हैं जिसके लिए, राइट मतलब ये वाला आपको फोर्स करेगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपको फोर्स करेगा इस तरीके से बेसिस चूज करने में, राइट? तो ये था इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब समझ गए? कहीं पे नहीं आया समझ में तो पूछ लो, कोई पॉइंट कोई भी। क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छी बात है।
खुशी की बात है, ठीक है चलो।